बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे शौहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़राई ज़मीन मिली थी। इसीलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने इस गांव में रिहाइश इख्तियार की, जहां पर ज़मीनें थी वहीं पर क्लिनिक भी था। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसीलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ वडेरों और जिम्मेदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खुसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसीलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शौहर की रिहाइश अंदरूनी सिंध के एक पसमानदा गांव में थी। वालिदैन दागे मफारकत दे चुके थे। सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहर में आबाद थे। 1960 की दिहाई थी जब मेरी उनसे शादी हुई। मैं कराची से शादी होके उनके छोटे से गांव में गई थी, जहां बिजली की सहूलत भी मैसर नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, मगर फिर आदी हो गई। वैसे मैं यहाँ जिम्मेदाराना ठाठ से रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शौहर को एक बहुत पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया था, जिसकी मुरम्मत और रंग रोगन करवा के अपनी जरूरत के मुताबिक रहने के काबिल कर लिया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के कामकाज के लिए एक छोटा लड़का अली गौहर हमारे साथ ही आ गया था। हमने नौकरों को रिहाइश ऊपर के कमरों में दी थी। मेरी असल कहानी इस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज आई थी। बीबी दरवाजा खोलो। अली गौहर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अली गौहर से मासी की नहीं बनती थी। वो उन्हें अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। इस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसीलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई। मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैं समझी दरवाजा तेज हवा के बायस बंद होने से जाम हो गया है। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाजा खुल के ही नहीं दे रहा था। इतने में अली गौहर भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, मगर वो तो खुली थी। दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही अली गौहर ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो डर ना जाए। वो उसे अली गौहर की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे घर की फजा अजीब भारी सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी। चूंकि मैं सौमो सलात के बचपन से ही पाबंद थी और रोजाना 4 कुल आयतल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम करती थी, इसीलिए मुझे डर तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जो वाक़या पेश आया, इससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और मखलूक भी यहाँ रिहाइश पजीर जरूर है। उस दिन मासी सुगरा कुछ सामान निकालने स्टोर में गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई मेरे पास आ गई। बीबी, स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी? चलो मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ। नहीं बीबी, आप नहीं जाए, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द भी होता तो हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुए था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और जेरे लब यूं गोया हुई। आप जो कोई भी हैं, आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाजा खोलकर झांका, जबकि मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर मैंने उसका डर खत्म करने के लिए शायद रोशनदान से किसी चीज का साया आ रहा होगा
یہ دیکھو روشندان میں رسی لٹک رہی ہے۔ ماسی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور بولی، سایہ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سچ مچ کا ناگ تھا، پھن اٹھائے بیٹھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کی لال لال زبان پہ نکل رہی تھی، وہ اندر کہیں چھپا ہوگا، دیکھا تو میں نے بھی یہ تھا۔ ماسی سچ کہہ رہی تھی، مگر اس کو یہ کیسے بتاتی کہ جو کوئی بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے ہٹ گیا ہے اور اس کی رہائش یہیں کہیں پر ہے۔ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کر اچھی طرح چیک کروا لیں گے، کوئی بل یا سوراخ اسی کوٹری میں تو نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹری خالی کروا کر اچھی طرح دیکھ لیا، مگر وہاں پر تو کوئی سوراخ کوئی بل وغیرہ نہیں تھی۔ پھر انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچوا کر پلاسٹر کروا دیا۔ ماسی اب بھی اس کوٹری یعنی اسٹور میں جانے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے ہم نے کچن کے ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں پر اسٹور بنوا دیا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اوپری چیز ضرور ہے جو اپنی موجودگی کا یقین دلا کر ہمیں گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کی اور بتایا کہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ضرور ہے، کہیں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے آپ دوسرا گھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تم پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں والی بات کر رہی ہو، اس سے پہلے بھی تو اس گھر میں لوگ رہتے تھے، وہ بھی میرے دوست تھے، انہوں نے کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ انسان کی نظر کا دھوکا ہوتا ہے جو معمولی چیز کو بھی انوکھی اور غیر مرئی نظر آنے لگتی ہے۔ ڈر اور خوف کی حالت میں انسان جو سوچتا ہے وہی نظر آنے لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے نفسیات بھی پڑھی ہے، میڈیکل کی تعلیم میں انسانی نفسیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا طویل لیکچر سن کر مجھے خاموش ہی ہونا پڑا، لیکن چند دنوں کے بعد میرا پھر ایک ایسے ہی واقعے سے واسطہ پڑا۔ ان دنوں تفریح کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وڈیرے اور ذمہ دار یا تو شکار کھیلنے جاتے یا سینما ہال جا کر فلم دیکھ لیتے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی میرے شوہر بھی فلموں کے بڑے شوقین تھے اور ہر نئی فلم دوستوں کے ساتھ جا کر ضرور دیکھتے تھے۔ ان دنوں ماسی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی، علی گوہر کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ بھی گاؤں چلا گیا، میں بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ اس روز میرے شوہر کا فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ ان کی کلینک ابھی تک گاؤں میں تھی، وہ صبح جاتے تو شام کی واپسی ہوتی، اسی لیے آخری شو یعنی 9 سے 12 والی ٹکٹیں خریدی۔ ان کا پروگرام آخری شو دیکھ کر آرام سے سونے کا ارادہ تھا کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ ان دونوں راتوں کو دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا، لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے تھے، اس لیے سر شام ہی ہو کا عالم ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلے جائیں گے تاکہ مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا ہی نہ پڑے اور میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے بھی ان کی تجویز پسند آئی اور بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد میں نے ان کو سلا دیا اور خود بھی سو گئی۔ معلوم نہیں اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا کہ ایک انجانے سے شور کی وجہ سے گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے بن بناہٹ جیسی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا، اس کے ساتھ چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ چھت کا پنکھا بھی چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا مطلب تھا میرے شوہر فلم دیکھ کر واپس آ گئے تھے اور خود ہی چائے بنا کر دوستوں کو پلا رہے تھے۔ مجھے اسی لیے نہیں اٹھایا ہوگا کہ میری نیند خراب نہ ہو، میں مطمئن ہو گئی، مگر کچھ دیر کے بعد مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی تو مجھے پانی پینے کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں نے یوں ہی بیٹھک کی کھڑکیوں سے جھانکا تو مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہ سب آوازیں میں نے صاف طور پر سنی تھی۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر آتے ہوئے نظر آئے۔ تم ابھی تک نہیں سوئی؟ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ میں سو ہی رہی تھی، پانی پینے کے لیے ابھی اٹھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھی شاید وہ اپنے دوستوں کو دروازے تک باہر چھوڑنے گئے ہوں گے، اسی لیے میں نے پوچھا، آپ کب آئے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے؟ نہیں تو، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ مجھے بیٹھک سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوں۔ ارے نہیں بھائی، چائے تو میں باہر سے ہی پی کر آیا ہوں، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے شوہر کبھی نہیں مانیں گے کہ میں نے باقاعدہ ہوش و حواس خود اپنے کانوں سے وہ آوازیں سنی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا
کہ इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी सुगरा भी ऊपर ही थी। वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हुआ चाहता था। उसने कहा, बीबी आप नमाज पढ़ लें तो मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई थी। मैं अभी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी हुई थी अचानक तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि पलंग अब बराबर वाले कमरे की छत के करीब ऊपर तक चला गया था। मेरे यहाँ उन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुंचेगा। तो मैं जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू करने लगी। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते ही पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा और उसके नीचे से बिलाशुबा शेर की जिसामत का काला बिल्ला निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरस्कार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ भेस में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं ना कोई आलिम फाजिल थी और ना कोई आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदना बंदी इतना जरूर जानती थी कि उन चीजों से जो डरते हैं उन्हीं को वो डराते हैं। मैं निडर वाक़ई हुई थी। फिर मुझे अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसीलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी और मुझे और घर के दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि वो मखलूक जो भी कोई थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। शायद वो नेक रूहें या नेक जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे और बुरे तो सभी होते हैं। इस दफा भी मेरे यहाँ बेटा हुआ था और मैं 3 बेटों और 1 बेटी की माँ बन गई थी। उस रोज मैं मुन्ने को गोद में सुला रही थी कि मेरे बड़े बेटे कामिल ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाजत मांगी। उसके दोस्त उसे बुला रहे थे। मैंने उसको इस शर्त पर इजाजत दी कि मगरिब से पहले आ जाना, और वो खुशी खुशी अपना बैट उठाकर चला गया। इस बात को भी 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि मुन्ना सो गया था। मैं उसको झूले में लिटाकर उठी थी कि मासी के पास जाकर रात के खाने की तैयारी करूं। इतने में मुझे सामने से मेरा बेटा कामिल आता हुआ नजर आया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मैच खत्म हो गया क्या? मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अंदर कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। तो मैंने उसको फिर आवाज दी, कामिल। मेरी आवाज पर मासी भी उठकर आई और बोली, बीबी कामिल तो मैच खेलने गया हुआ है। मगर अभी अभी तो वो अंदर आया है। नहीं बीबी, दरवाजा तो मैंने बंद किया था, वो वापस नहीं आया। मैं ये कहकर खामोश हो गई, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से कामिल को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपनी तसल्ली के लिए अंदर कमरे में गई। वहां कोई भी नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कोई और भी इस घर में रिहाइश पसीर है। उसने मुझे अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया था। अब मुझे तो गैर मामूली वाकयात और पुरस्कार मखलूक से कोई खौफ तो महसूस नहीं हो रहा था। बस डर था तो सिर्फ ये कि इन हालात से खौफजदा होकर कहीं काम वाली ना चली जाए। छोटे बच्चे के साथ घर के कामों में मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है, मगर शायद वो मखलूक भी मुझे समझ गई थी कि मैं भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। इसीलिए मासी के साथ शुरू में 2 वाकयात, जब उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया और स्टोर रूम में सांप नजर आया, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मैं उन वाकयात और हालात से डरकर अपने शौहर को मजबूर करती कि वो किसी आमिल या बुजुर्ग को बुलाकर घर को दिखाएं और वो उनको भगाने की कोशिश करते, तो शायद मुझसे उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती। मुझे एक अंदाजा हो गया था कि वो कौम अचना में से हैं और अच्छे थे, और फिर एक दिन ये बात खुलकर सामने भी आ गई। मासी और अली गौहर छुट्टी लेकर गांव गए हुए थे। उस दिन मैं अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। जुमे का दिन था। जुमे के दिन मेरे शौहर भी नमाज से पहले क्लिनिक से आ जाते थे। बच्चों की भी जल्दी छुट्टी होती थी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी। इसीलिए सोचा कि पहले मुन्ने के कपड़े धो लूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज की तैयारी के लिए बच्चों और शौहर को गुस्ल करना होता है। उस वक्त मैं बाथरूम में थी। सबके लिए घर में एक ही मुश्तरका गुस्ल खाना होता है। बड़ा घर होता तो 2 भी होते। हमारा घर बड़ा तो था, मगर गुस्ल खाना एक ही था। हाँ, ऊपर के पोर्शन में अलग बना हुआ था जो काम वाली के इस्तेमाल में था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि अचानक पता नहीं किधर से एक लंबे कद की खूबसूरत औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं हैरान हो गई कि औरत कौन है। अभी मैंने उससे पूछना चाहा ही था कि वो कौन है, उसने सलाम कहना शुरू किया। आज जुम्मे का दिन है और तुम इतनी देर से गुस्ल खाने में कपड़े धो रही हो।
मुझे भी कपड़े धोने हैं, मेरे बच्चों को भी नमाज पढ़ने जाना है, उनको भी नहलाना है। तुम गुसल खाना खाली करो तो मैं अपने काम करूं। मेरा भी इस घर पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बगैर खौफजदा हुए बोली थी, आ जाओ बहन, तुम अपना काम कर लो, मैं अपना काम बाद में कर लूंगी। ये कहकर मैं कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। मुझे हैरत हुई कि उसके पीछे मेरे बच्चों की उम्र के बराबर के 4 बच्चे खड़े थे, 3 लड़के और 1 लड़की। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन बच्चों की शक्लें हैरत अंगेज तौर पर मेरे ही बच्चों से मिल रही थी। मेरे उठते ही वो गुसल खाने के अंदर मुस्कुराती हुई ये कहकर चली गई, तुमने मुझे बहन कहा है तो इंशाल्लाह मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। फिर कुछ देर तक मुझे गुसल खाने के अंदर से कपड़े धोने और पानी गिरने की आवाज आती रही, मगर नजर कुछ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत खुशी होती थी कि वो मुसलमान अजना है और शरंगेज नहीं है, बल्कि नेक और पुरखुलूस और मेहरबान नजर आती थी। वो मेरे घर में शराकतदार थी और मैं भी उसको कबूल कर चुकी थी। जब डॉक्टर साहब और बच्चे जुमे की नमाज के लिए मस्जिद चले गए तो मैंने देखा कि मेरे बेटों जैसे 2 बच्चे सफेद कपड़े और सर पर टोपी पहने हुए एक आदमी के साथ आंगन के दरवाजे से बाहर जा रहे थे। यकीनन वो भी नमाज के लिए जा रहे थे। और हैरत अंगेज बात यह थी कि उस आदमी की शक्ल और कद मेरे शौहर से बहुत मिल रहा था। वो मेरी आंखों के सामने बंद दरवाजे से ही बाहर निकल गए थे। मैंने अब तक अपनी जिंदगी में जितने भी आसेब, जिन्नात और असरात के किस्से सुने थे वो बहुत खौफनाक और नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन मेरा वास्ता निहायत नेक और बेजरर जिन्नात फैमिली से पड़ा था, इसीलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। उनकी रिहाइश पहली मंजिल पर बने हुए कोने के कमरे में थी, क्योंकि मैंने उसी तरफ से उनको आते जाते देखा था। यहाँ पर सबसे अहम बात यह थी कि वो सिवाय मेरे घर के किसी और फर्द को भी नजर नहीं आते थे। उस तरफ से अक्सर मुझे खाना पकाने की खुशबू और बर्तन वगैरह धोने की आवाजें भी महसूस होती थी। कभी कभी मासी भी कहती थी, बीबी बराबर वालों के यहाँ पता नहीं क्या पक रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे बड़े बेटे कामिल ने बोर्ड के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की तो मैंने अपने मोहल्ले, पड़ोसी और दोस्तों में मिठाई बांटी। फिर मुझे ख्याल आया कि अपनी नादीदा दोस्त जिसको मैंने बहन कहा था उसको भी अपनी खुशी में शामिल करूं और उनको भी मिठाई खिलाऊं। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि जिन्नात अखरोट की मिठाई खाते हैं, तो मैंने अपने शहर से सबसे बड़ी और बेहतरीन मिठाई की दुकान से अखरोट की मिठाई मंगवाई और डब्बा जाकर उस कमरे के दरवाजे के सामने रख दिया। उसी शाम को मेरे बेटे की मेज पर एक खूबसूरत और कीमती पेन का डब्बा रखा हुआ था। वो बहुत खुश हुआ और पेन का डब्बा लेकर मेरे पास आया और बोला, अम्मी ये पेन आप लाई हैं? मैं यही पेन लेना चाहता था। मैं समझ गई कि ये तोहफा मेरी उस नादीदा दोस्त ने दिया है। रख लो बेटे, ये मेरी दोस्त ने दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जिसने भी दिया है बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने खुश होते हुए शुक्रिया अदा किया। वो सन 70 का जमाना था जब सिंध में लसानी फसादात फूट पड़े थे। इधर उधर से खबरें अच्छी नहीं आ रही थी। हमने बड़े बच्चों को कराची ननिहाल भेज दिया था। मासी भी बहाना बना के अपने गांव वापस चली गई थी और अली गौहर ने भी काम छोड़ दिया था। मैं छोटे बेटे के साथ घर में अकेली रह गई थी। मेरे शौहर सुबह क्लिनिक चले जाते तो मैं सारा दिन घर में अकेली होती। सुबह जाते वक्त वो अपने सामने के घर के गेट के अंदर से ताला लगवाते और जब तक मैं गेट में ताला डालकर कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं कर लेती वो खड़े रहते। मुझे गुज़िश्ता 2-3 रोज से घर के सामने मौजूद खेल के मैदान की बाउंड्री वॉल पर एक मशकूक सा लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो पता नहीं कब से आके दीवार पर बैठ जाता और जब मेरे शौहर गाड़ी स्टार्ट कर लेते तो वापस चला जाता। ऐसा कई दिनों से हो रहा था। मुझे एक दिन ये ख्याल आया कि शायद ये मेरे शौहर के आने जाने के औकात नोट कर रहा है और फिर मेरा ये अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। उस दिन मेरे शौहर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो मैं उनको खुदा हाफिज कहकर अंदर आकर गेट बंद करने लगी। उस दिन उनको जाने की कुछ जल्दी थी, शायद इसीलिए गेट बंद करवाने से पहले ही चले गए, वरना जब तक मैं गेट को ताला नहीं डालती वो खड़े रहते थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई वो लड़का फुर्ती से दीवार कूद कर मेरे गेट के पास आ गया और तेजी से गेट के दरमियान अपना हाथ डाल दिया। अब मैं अंदर से गेट बंद करना चाह रही थी और वो बाहर से धक्का लगाकर खोलना चाह रहा था। उसका हाथ गेट के दरमियान में फंसा हुआ था, इसीलिए मैं बंद नहीं कर पा रही थी। मैं भी खौफ और परेशानी से चीखना ही चाहती थी कि अचानक मेरी दोस्त मखलूक का शौहर आ गया और मेरी तरफ देखे बगैर हाथ के इशारे से मुझे अंदर जाने का कहा। तो मैं कमरे में चली गई। उस आदमी को देखकर वो लड़का सर पर पांव रखकर भाग गया था। उसने दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर गेट बंद करके ताला डाल दिया, चाबी उसी में छोड़ दी और वो वहीं पर गायब हो गया। मैं ये सब खड़ी देख रही थी।
شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بال بچی۔ یہ قصہ گول کر گئی کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ اور الٹا سیدھا نہ بول دیں جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے، اور خاص طور سے مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو ان کی مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میں میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں میرے اکیلے رہنے میں خطرہ تھا۔ اس دن میں نے جلدی سے اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا، حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ غیر انسانی وجود سے میں کبھی نہیں ڈری، اور اس انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں ان سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل تھے، ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی اور کافی لمبی تڑنگی تھی۔ مرد نے بھی سفید کرتا شلوار اور سر پر امامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا قد بھی کچھ غیر معمولی لمبا تھا، اور وہ اس عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ آدمی بھی جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کر آ گئے تھے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ برقع پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید وہ اپنا مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں انجن نے وسل دی اور ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئے۔ تب بھی وہ فیملی وہیں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بس اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھی، میری نادیدہ دوست، ہمدرد بہن۔ تب ہی مجھے یاد آیا تھا کہ اس نے کہا تھا تم نے بہن کہا ہے تو میں بھی رشتہ نبھاؤں گی۔ تو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھی اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس پراسرار قصے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا۔ اس واقعے کو بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری زندگی میں پیش آنے والا یہ انوکھا اور یادگار واقعہ ہے۔ اب ہمیں سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس تمام عرصے میں میرے ساتھ ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسی لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اسی لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ وہ مہربان ہستی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔